नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस बनते हैं और यह इंपॉर्टेंट भी है और इसमें जो क्या क्या अपडेट हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तारित तरीके से चर्चा की जाएगी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे और इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2020-21 के अंतर्गत कितनी फसल क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है ये हम देखेंगे। कृषि को जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है ये हम देखेंगे। तो कृषि का जो विभाजन है वो 3 तरीके से किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कृषि विभाग के द्वारा किया गया है, जलवायु के आधार पर विभाग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और फसलों के आधार पर भी इसको क्या है वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि भाई जो है अब अगर अपन बात करते हैं जैसे कृषि विभाग द्वारा इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से वो विभाग हैं। जब हम बात करते हैं मौसम के आधार पर भी किसको फसलों के आधार पर भी जब इसे जो है विभाजित किया जाता है 7 तरीके से फसलों के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, तो वो भी हम बात करेंगे। और जो है जलवायु के आधार पर 11 तरीके से विभाजित किया जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है वो भी हम बात करेंगे। कृषि कर्मण अवार्ड की भी हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, और यहाँ पर हम अनुसंधान केंद्रों की हम बात करेंगे। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसमें देने वाला हूँ कि आप जो है आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अपडेटेड जितना भी अपडेट मेरे पास अभी हुआ है कृषि से संबंधित हम उस पर बात करेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कृषि है, देखो मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो भारत की भी बात होनी चाहिए। देखो भारत आप लोगों को पता है एक कृषि प्रधान देश है जिसकी अधिकतर जनसंख्या अभी भी ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण मतलब कि गाँवों में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश भी एक क्या है कि एक जो है आप लोगों को अगर अपन बात करें कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है जिसकी 72% जनसंख्या मेरे दोस्तों अभी भी गाँव में निवास करती है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है यहाँ पर जो है आप लोगों की 72% है। तो जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ये एक जो है आप लोगों का कृषि अर्थव्यवस्था वाला जो है क्या है आप लोगों का राज्य है, जिसकी लगभग 72% जनसंख्या मेरे दोस्तों ग्रामीण है। क्या है 72% जनसंख्या ग्रामीण है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों जो 2021 का जो है आप लोगों का जो आर्थिक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो विगत वर्षों की तुलना में 2020-21 की आर्थिक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो विगत मतलब कि पिछले वर्ष की तुलना में जो फसल क्षेत्र है, तो जो फसल क्षेत्र है मेरे दोस्तों फसल क्षेत्र में लगभग आप लोगों को 3.66% की वृद्धि देखने को दिखाई देगी। तो अभी तक हम बात करते हैं कि जो हमारा 2020 और 21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें फसल क्षेत्र में 3.6% की वृद्धि हमको देखने को मिली है। ये अभी हाल ही की जो है आप लोगों की अपडेट है। अगर हम बात करते हैं ये टोटल 2021 तक की अपडेट है और 22 की हम बात करते हैं तो 22 अभी एट प्रेजेंट में चल रहा है। तो अभी इसकी अपडेट बाद में आएगी, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है टोटल 2021 की जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें यह कहा गया है कि जो फसल क्षेत्र है उसमें 3.66% की वृद्धि हमको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, जब हम मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो 50% जो क्षेत्र है आपका 50% जो क्षेत्र है वो शुद्ध बोया क्षेत्र है। शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है आपका 50% है। वहीं जब हम 30% की बात करते हैं तो 30% पर आपको वन देखने को मिलेंगे। वन रिपोर्ट मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दी है। वन की जो रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट जो 2021 आई है वो मैंने पहले पढ़ा दी है आप लोगों को, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जब हम 30% पर आप लोगों का वन क्षेत्र है, वहीं हम बात करते हैं मेरे दोस्तों जो 11% है, तो 11% पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जहां पर कृषि की व्यवस्था नहीं है, मतलब कि कृषि युक्त भूमि आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर कृषि नहीं होती है वो प्रतिशत कितना होता है आपका 11%। 6% की जब हम बात करते हैं तो 6% आपको बंजर भूमि देखने को मिलेगी, यहाँ पर बंजर भूमि देखने को मिलेगी। और कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ पर जैसे कि अपन बात करते हैं सड़कों के किनारे जो भूमि पाई जाती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है आप लोगों का जो है 50% है, 30% में वन है, कृषि उपयुक्त लायक भूमि नहीं है 11%, 6% आप लोगों की क्या है आप लोगों की यहाँ पर बंजर भूमि देखने को मिलेगी। जब हम कृषि की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पर जो कृषि का विभाजन किया गया है, कितनी तरीके से विभाजन किया गया है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो कृषि का विभाजन किया गया है, कृषि का जो विभाजन किया गया है वो 3 आधारों पर किया गया है। तो किस आधार पर किया गया है, नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कृषि विभाग द्वारा इसका विभाजन देखने को मिलेगा।
कृषि विभाग द्वारा इसका विभाजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर फसलों के आधार पर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, फसलों के आधार पर, और नंबर 3 पर हम जलवायु के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। तो जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, फसलों के आधार पर कृषि विभाग को, कृषि को कितने आधारों में बांटा गया है, या हम कृषि विभाग की बात करते तो कितनी तरीके से इसका विभाजन किया गया है। कृषि विभाग के अनुसार 5 तरीके से इसका विभाजन किया गया है, फसलों के आधार पर 7 तरीके से विभाजन किया गया है, और जलवायु के आधार पर 11 तरीके से इसका विभाजन किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि विभाग के आधार पर जो है कितनी तरीके से इसका विभाजन किया गया है, तो 5 तरीके से आप लोगों को इसका विभाजन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछता है कि कृषि को फसलों के आधार पर कितनी तरीके से विभाजित किया गया है, तो 7 तरीके से, और जब जलवायु के आधार पर आपसे कृषि का विभाजन पूछेगा तो 11 जो है आप लोगों को आंसर इसका लगाना है। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अब मैं एक मैप बनाऊंगा और मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखें कि कृषि विभाग द्वारा कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं एक मैप बना लेता हूं, साथ साथ में आप चाहो तो मेरे साथ मैप बना सकते हो, है ना, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, है ना। तो मैं ये आप लोगों का थोड़ा सा रफ कर देता हूं और एक मैप बनाता हूं, और मैप के आधार पर हम ये सीखेंगे कि कितनी तरीके से आपको इसमें का बांटा गया है। सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि जो कृषि है उसको जो है किस कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग की अगर अपन बात करते हैं तो कितने तरीके से इसको बांटा गया है, तो 5 तरीके से इसको बांटा गया है। तो एक मैप ड्रॉ कर लीजिए आप, मैं भी एक मैप ड्रॉ कर लेता हूं मध्य प्रदेश का। देखो ये हमारा एक मैप हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसा भी आप लोगों को मैप बनाना आता है वैसा हम मैप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर मैंने एक मैप ड्रॉ कर लिया और मैप के हिसाब से हम सारी चीजों को यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों, जो आप लोगों का उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका होता है गेहूं और ज्वार का क्षेत्र। जब हम इसके पश्चिम की तरफ आते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा गेहूं एवं कपास क्षेत्र, है ना। यहां पर जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये आता है आपका मालवा का जो पठार होता है, मालवा का पठार होता है, संपूर्ण मालवा पठार में यहां पर गेहूं और कपास का क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये है यहां पर आपको पूर्वी चावल का क्षेत्र देखने को मिलेगा। बघेलखंड की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी चावल का क्षेत्र आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, देखो पूर्वी चावल का क्षेत्र आपको यहां से लगाकर ये जो आप लोगों का ये जो क्षेत्र है, पूर्वी बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये आप लोगों का कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो है पूर्वी आप लोगों को चावल का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब मेरे दोस्तों हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, जब हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ आप लोगों को मध्य गेहूं का क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो हमने देखो कृषि विभाग द्वारा 5 तरीके से वर्गीकरण इसका किया गया है। तो हम 5 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले गेहूं और ज्वार का क्षेत्र आ जाता है, गेहूं कपास का क्षेत्र आ जाता है, हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी चावल का क्षेत्र आ जाता है मेरे दोस्तों। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका जो मध्य क्षेत्र है, ये मध्य गेहूं का क्षेत्र आ जाता है। और ये जो आप लोगों का क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आता है आपका कौन सा क्षेत्र आ जाता है, गेहूं एवं यहाँ पर चावल का क्षेत्र आ जाता है। तो देखो हमने यहाँ पर 5 तरीके से चीज़ों को बांट लिया है। जब हम उत्तर की क्षेत्र की बात करते हैं, तो उत्तर की क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या नाम से जाना जाता है, गेहूं और ज्वार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब हम पश्चिम की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर संपूर्ण जो मालवा का जो पठार है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी पाई जाने के यहाँ के हिसाब से यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है और कपास की खेती की जाती है। अब कपास और गेहूं क्यों क्षेत्र इसको माना गया है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो गेहूं की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मालवा का पठार है इसे गेहूं की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे जब हम पश्चिम और दक्षिण की बात करते हैं तो नीचे वाला जो क्षेत्र मेरे दोस्तों, निमाड़ में कपास का जो है उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को गेहूं और कपास का क्षेत्र कहा गया है। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम बात करते हैं बालाघाट देखने को मिलेगा। और बालाघाट में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, यहाँ पर चावल की खेती, आपको धान की खेती ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पूर्वी चावल का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और जो मध्य क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये जो मध्य क्षेत्र आता है आपका, यहाँ पर आपको नर्मदा सोन घाटी भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर होशंगाबाद भी देखने को मिलेगा, सीहोर भी देखने को
मिलेगा। तो याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये मध्य गेहूं का क्षेत्र इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वाधिक गेहूं में, जैसे हम बात करते हैं होशंगाबाद की हम बात करते हैं या सीहोर की बात करते हैं, तो सर्वाधिक ये जो गेहूं का जो प्रतिशत है मेरे दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसलिए इसको मध्य गेहूं का क्षेत्र कहा जाता है। और जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो थोड़ा सा चावल का क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये जो मध्य गेहूं का क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र यहाँ पर गेहूं का देखने को मिलेगा और कुछ क्षेत्र यहाँ पर चावल का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऑल ओवर यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, इसको गेहूं चावल का क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो हमने 5 तरीके से इसको कृषि विभाग के द्वारा बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा गेहूं ज्वार क्षेत्र है, दूसरा गेहूं कपास क्षेत्र है, तीसरा हमारा मध्य गेहूं क्षेत्र है और यहाँ पर हमारा बुंदेलखंड में चावल गेहूं क्षेत्र है और यहाँ पर 5 में हमारा क्या है, पूर्वी जो है चावल क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमने किस हिसाब से डिवीजन किया है, कृषि विभाग के द्वारा डिवीजन किया है। अब हम बात करते हैं जो है हमारा सेकंड जो नंबर का पॉइंट है वो है आप लोगों का जो है फसलों के आधार पर हमने इसको 7 तरीके से बांटा है। तो इसका आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर एक काम करो कि भाई जो है एज इट इज इसको उतार लेना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और रफ करने के बाद अब हम बात करेंगे जो है फसलों के आधार पर जो 7 तरीके से इसको बांटा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस आधार पर 7 तरीके से इसको बांटा गया है ना। तो अब देखो हमने यहां पर देखो कृषि विभाग के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे नंबर 2 की जब हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम फसलों के आधार पर कृषि का विभाजन है ना, कृषि का विभाजन हम देखेंगे और इसके फसलों के आधार पर कितने तरीके से इसको विभाजित किया गया है। तो 7 तरीके से इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र की। जो ये जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, इसे ज्वार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ज्वार क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आज इसमें देखने को मिलेंगे आपको जिले, देखो उत्तरी क्षेत्र है तो इसमें देखो एक तो आ जाता है आपका देखो मुरैना, गुना, शिवपुरी, तो ये वाले क्षेत्र आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं नंबर 2 की, ये हमारा पहला क्षेत्र हो गया जो हमारा उत्तर वाला क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ज्वार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब हम नीचे की तरफ बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये जो क्षेत्र है आपको किस नाम से जाना जाएगा, ये आप लोगों को जाना जाएगा मेरे दोस्तों गेहूं और ज्वार क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाएगा। किस नाम से, गेहूं और ज्वार क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाएगा। तो नंबर 2 की हमने बात करी, ये जो हमारा क्षेत्र है ना। अभी मैं क्षेत्र भी आपको बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है। आप अभी इसका डिवीजन देखना, सिर्फ डिवीजन देखना और डिवीजन के बाद में आप लोगों से बात करूंगा कि इस क्षेत्र का कितना जो है रेशो यहाँ पर आएगा और इस क्षेत्र का कितना रेशो यहाँ पर आएगा, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 3 पर जब हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको गेहूं और कपास का क्षेत्र। यहाँ पर आपको कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, गेहूं और कपास का क्षेत्र देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। ये नंबर 3 की हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का गेहूं और कपास का क्षेत्र हो जाएगा, कपास का क्षेत्र हो जाएगा। जब हम इसके नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको निमाड़ देखने को मिलेगा और निमाड़ में हम बात करते हैं तो ये जो आप लोगों का क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये आप लोगों का कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, यह होता है आपका कपास का क्षेत्र। और कपास का क्षेत्र क्यों होता है कि भाई निमाड़ के अंतर्गत आप खंडवा, खरगोन की अगर अपन बात करें वहां पर सर्वाधिक कपास आप लोगों को देखने को मिलेगा, खरगोन हो, खंडवा हो, बड़वानी हो, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, कपास का नाम दिया गया है। तो कपास क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो आप लोगों का क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक तो कपास हो जाएगा, कपास क्षेत्र हो जाएगा, कपास क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों, कपास और चावल क्षेत्र। और ये क्षेत्र क्यों डिसाइड किए गए हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, याद रखना। देखो हमने कौन कौन से क्षेत्र देख लिए, एक हमने ज्वार क्षेत्र देख लिया, गेहूं ज्वार क्षेत्र देख लिया, गेहूं कपास क्षेत्र देख लिया, ये कपास क्षेत्र है, ये चावल कपास क्षेत्र है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो आप लोगों का क्षेत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब कि पूरा जो है आपका पूर्वी दक्षिण वाला जो क्षेत्र, पूर्वी दक्षिण वाला जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मेरे दोस्तों एक क्षेत्र जो है आप लोगों का कपास, चावल और ज्वार का क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। तो इसको कौन सा क्षेत्र दिखाई देगा मेरे दोस्तों, क्या नाम से जाना जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं तो चावल, कपास और ज्वार का क्षेत्र ये दिखाई देगा आप लोगों को। कौन सा क्षेत्र दिखाई देगा, चावल,
कपास और ज्वार का क्षेत्र दिखाई देगा। जब देखो हम बात करते हैं, अब आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो यहां पर हमने किस किस तरीके से इसको बांट लिया, ये हमने देखो ज्वार के क्षेत्र में बांट लिया, गेहूं के क्षेत्र में बांट लिया है, गेहूं कपास के क्षेत्र में बांट लिया है, यह हम बात करते हैं यहां पर हमने कपास के क्षेत्र में बांट लिया है। ये जो आप लोगों का क्षेत्र हो जाता है चावल का, कपास का और जो है आप लोगों का चावल कपास का क्षेत्र हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमने देखो ये वाला क्षेत्र हो जाता है चावल कपास और ज्वार का क्षेत्र हो जाता है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र दिख रहा है मेरे दोस्तों, जहां हम बघेलखंड के क्षेत्र की बात करते हैं, पूर्वी क्षेत्र जो दिख रहा है, तो इसे हम पूर्वी कपास के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, पूर्वी चावल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आपका पूर्वी चावल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्षेत्र के इसके नाम से जानते हैं। अब देखो 7 तरीके से हमको डिवीजन करना था, हमने 7 तरीके से डिवीजन कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनका डिवीजन इस किस आधार पर किया गया है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां पर हम बात करते हैं, देखो ये जो गेहूं और ज्वार का क्षेत्र है, ये जो गेहूं और ज्वार का क्षेत्र है, तो संपूर्ण मालवा की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को चावल ज्यादा देखने को मिलेगा। और इधर वाला जो क्षेत्र है गुना है शिवपुरी, यहां पर आपको ज्वार क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर इसका नाम क्या दिया गया है, गेहूं और ज्वार क्षेत्र। अब गेहूं और जो ज्वार क्षेत्र है, यहां पर आपको कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे, तो एक तो संपूर्ण मालवा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, संपूर्ण मालवा जो क्षेत्र है, मालवा जो क्षेत्र है ये देखने को मिलेगा। और कुछ क्षेत्र आपको बुंदेलखंड वाला भी देखने को मिलेगा, है ना, कुछ क्षेत्र आपको बुंदेलखंड वाला भी देखने को मिलेगा, है ना। तो गेहूं ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत जो संपूर्ण मालवा के जो जिले आएंगे वो, और थोड़े बहुत जो आप लोगों को बुंदेलखंड के जिले आएंगे वो यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर जब हम गेहूं की और कपास क्षेत्र क्यों नाम दिया गया है मेरे दोस्तों, तो यहां पर देखो ये जो मालवा का क्षेत्र है, इसमें देखो खरगोन है, खंडवा है, बड़वानी है, यहां पर कपास की खेती भी की जाती है और यहां पर मालवा में जो है गेहूं की खेती भी की जाती है। इसलिए इसको सम्मिलित रूप से क्या दे दिया गया है, मेरे नाम जो है गेहूं कपास का नाम दे दिया गया है। लेकिन इसके बाद हम नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसको एक अलग इंडिविजुअल तरीके से फसलों के आधार पर, क्योंकि देखो यहां पर जैसी फसलें होंगी उस फसलों के हिसाब से ही नाम दिया जाएगा। यहां पर हम नीचे के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, देखो हम जब पश्चिम दक्षिण की बात करते हैं तो यहां पर आपको खरगोन, खंडवा, बड़वानी, यहां पर आपको ज्यादातर मात्रा में कपास की खेती देखने को मिलेगी। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, कपास क्षेत्र दे दिया। ये फसलों के आधार पर नाम दिए, जहां जैसी फसल उत्पादन की जा रही है, जहां पर जिस फसलों का उत्पादन जैसा हो रहा है उस आधार पर नाम दिया गया है। तो हम आगे जब बढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों यहां पर ये जो क्षेत्र आपको दक्षिण वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, तो यहां पर देखो चावल और कपास, ये जो क्षेत्र में देखो ये वाला जो क्षेत्र मेरे दोस्तों, ये आप लोगों का कौन सा वाला क्षेत्र है, ये आप लोगों का जैसे छिंदवाड़ा हो गया है, सिवनी हो गया है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सतपुड़ा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं या नर्मदा सोन घाटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में आप लोगों को देखो क्या देखने को मिलेगा, एक तो बालाघाट यहाँ पर पड़ता है, तो बालाघाट में सर्वाधिक चावल देखने को मिलेंगे, इसलिए चावल यहाँ पर मिलते हैं और कपास यहाँ पर मिलती है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, चावल, कपास और ज्वार का नाम दे दिया गया है। और पूर्वी क्षेत्र की अब हम जब बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर भी चावल देखने को मिलेंगे। और पूर्वी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये वाले जो क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ पर भी आपको चावल देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इसलिए इसका नाम पूर्वी चावल क्षेत्र दे दिया गया है। अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, देखो ये आपसे अगर अब मैं बात करूं, ये सिर्फ सीखने वाली चीज है मेरे दोस्तों, आपसे ये क्षेत्र आप लोगों को याद रखना है कि कहां कहां कौन सा क्षेत्र है। और जो अगर आपने पहले कृषि पढ़ी होगी और कहां पर कौन सी फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो आप आराम से इजीली से इस चीज को याद रखोगे। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसकी जब हम बात करते हैं कि भाई जो है जलवायु के आधार पर इनको 11 तरीके से बांटा गया है। तो कौन कौन से वो 11 तरीके हैं जो जिनके आधार पर इन्हें बांटा गया है, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका हम एक अलग से मैप बना लेते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, है ना। तो हम अब जो है जलवायु के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है उसको देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश में 11 तरीके से जलवायु के आधार पर कृषि को बांटा गया है। तो हम एक मैप बना लेते हैं और मैप के माध्यम से सभी चीज़ों को हम बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, है ना। देखो मैप क्या होता है, मैप के माध्यम से हम चीज़ों को याद रखने में हमें आसानी होती है। तो हम एक अच्छा एक मैप बना लेते हैं और मैप बनाना आना भी चाहिए, है ना। यहाँ से चीज़ें हम जब सीखते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें याद भी रहती हैं, है ना, और हम उन चीज़ों को भूल भी नहीं पाते हैं और फिर मैप में भी रहती हैं। तो मैप के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं तो याद रहेंगी ज़्यादा टाइम तक। और ऐसे हम जब रट्टा लगा लेंगे ना, तो रट्टा लगा के तो क्या होता है कि फिर वो हम उसको भूल जाते हैं। तो हमने देखो एक मैप बना लिया है, हम एक मैप के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये हमारा जो उत्तरी वाला जो क्षेत्र हो जाता है, ये जो क्षेत्र हो जाता है मेरे दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, मध्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? मध्य क्षेत्र के नाम से। और ये जो सारे जो नाम है मेरे दोस्तों, ये जलवायु के आधार पर दिए गए हैं। अभी हमने फसलों के आधार पर जो है चीज़ों को सीखा था, अब हम जलवायु के आधार पर चीज़ों को सीखेंगे। जलवायु की जो आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी, तो वो क्लास भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसे मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है अलीराजपुर और झाबुआ आता है। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? आपका अलीराजपुर और झाबुआ की जो पहाड़ियाँ होंगी, झाबुआ की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, ये एक इस तरीके से बांटा गया है। नीचे की तरफ हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको निमाड़ का क्षेत्र देखने को मिलेगा। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये वाला क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा निमाड़ का, है ना। अब ये जो वाला आपका क्षेत्र है, इससे जस्ट लगा हुआ जो क्षेत्र मैंने जब आप लोगों को पढ़ाए थे पर्वत पठार, जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो क्षेत्र है आपका सतपुड़ा का पठार कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है? आपका सतपुड़ा का पठार कहलाता है, सतपुड़ा का पठार कहलाता है। और इससे जस्ट लगा हुआ जो मेरे दोस्तों यहाँ पर बालाघाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ का मैदान। और इसके जस्ट ऊपर आपकी नर्मदा बहती है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों? कुछ इस तरीके का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? आपका नर्मदा सोन घाटी वाला, नर्मदा सोन घाटी वाला। अब हम बात करते हैं जब इसके पूर्व की तरफ हम बात करते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जब हम इसके पूर्व की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तर की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। उत्तर की पहाड़ियाँ, ये जो सब हैं ये जलवायु के आधार पर जो है इनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर की जब हम पूर्व की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर की पहाड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये जो क्षेत्र है आप लोगों का यहाँ से लगाकर ये जो क्षेत्र आता है आपका, ये कौन सा क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों? कैमूर का पठार। और ये जो क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों, ये आता है आपका बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों? बुंदेलखंड का पठार। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? कैमूर का पठार। और ये जो क्षेत्र आता है मेरे दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा था, यहाँ से लगाकर ये जो आपका क्षेत्र आता है ये आपका आता है मालवा का पठार। और ये जो बीच का आप लोगों को दिख रहा है ये विंध्यन क्षेत्र है। इस तरीके से मेरे दोस्तों जो है जलवायु के आधार पर कृषि को 11 भागों में विभाजित किया था, जिसकी हमने चर्चा की है। तो अभी तक हमने क्या चर्चा कर ली है? एक तो जो है हमने किस आधार पर? कृषि विभाग के आधार पर देखा, फिर मौसम के आधार पर हमने देखा, फसलों के आधार पर हमने देखा, फिर हमने जलवायु के आधार पर भी है जो है कृषि को 3 भागों में डिवाइड करके यहाँ पर पढ़ा है। तो अब आपसे कोई सी भी चीज़ पूछ ले आप जो है बहुत आसानी से बना सकते हो। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जब राज्य की बात करते हैं तो वो भी एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जिसमें 72% जनसंख्या आप लोगों को ग्रामीण देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम कृषि क्षेत्र में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है। कितने अवार्ड जीत चुका है मेरे दोस्तों? जो कृषि कर्मण अवार्ड होता है, कृषि कर्मण अवार्ड, देखो कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने लगातार 7 बार, मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक 7 बार जो है कृषि पुरस्कार जीता है ना। इसे लगभग जो है सर्वाधिक 7 बार इसे क्या किया गया है? जो है कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021-22 की हम बात करें, 2021-22 की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अभी कर्नाटक के कुमतरू गांव में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया जो कृषि कर्मण अवार्ड है, जो कृषि कर्मण अवार्ड है मेरे दोस्तों, पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2010-11 से की गई थी। 2010-11 से कृषि कर्मण अवार्ड की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर हमने मेरे दोस्तों कृषि कर्मण अवार्ड भी देखा है, जिसे लगातार 7 बार हम बात करते हैं, 7 बार जो है सर्वाधिक जो जीतने का
जो रिकॉर्ड अभी तक बनाया है वो मध्य प्रदेश ने ही बनाया है। अब हम मेरे दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख फसलों की हम बात करेंगे, प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करेंगे, है ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो एक एक करके हम फसलों का ब्यौरा यहाँ पर लेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल के अंतर्गत उनमें क्या अपडेशन हुआ है और कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, इस बात की हम चर्चा करते हैं। आइए हम प्रमुख फसलों की भी बात कर लेते हैं और फसलों के हिसाब से तो हम देखते हैं कि देखो हम प्रमुख फसलों की तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले मौसम के आधार पर हम देख लेते हैं। 3 तरीके से फसलों को बांटा जाता है, आप लोगों को पता है, जैसे रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, कुछ जायद फसलें होती हैं। तो इन तीनों को हमने बांटा हुआ है, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण इस तरीके से ही किया गया है। तो जब हम रबी की फसल की बात करते हैं तो रबी की फसल में देखो कौन कौन सी फसलें जाते हैं, गेहूं की है, गेहूं, चना, मटर, आलू, राई, सरसों। तो ये सारी आप लोगों की कौन सी फसलें होती हैं, ये सारी आप लोगों की रबी की फसलें होती हैं, जिन्हें किस जो है समय पर लगाया जाता है और किस समय पर काटा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, कब लगाई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो रबी की फसलों के अंतर्गत देखो अक्टूबर नवंबर में इनको लगाया जाता है। अक्टूबर नवंबर की हम बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, इनकी कटाई कर ली जाती है। अगर आपने जो है रबी की फसल बोई है तो उसको किस टाइम पर बोएंगे, आप जो है अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। हम जब खरीफ की फसल की बात करते हैं, देखो ज्वार है, धान है, मक्का है, देखो जैसे ज्वार है, धान है, गन्ना है, तिलहन है, सूरजमुखी है ना, बाजरा है, तो ये सारी आप लोगों की खरीफ की फसल हो जाती है। और खरीफ की फसल की अगर अपन बात करें तो जून जुलाई के अंतर्गत इनको लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में देखो इनको काट लिया जाता है। तो हमने रबी की फसल की बात की, खरीफ की फसल की बात कर ली। जायद जो फसल होती है मेरे दोस्तों, जो जायद फसल होती है, जैसे जूट होता है और जो सब्जी होती है उसे जायद फसल कहते हैं। और इनको कब लगाया जाता है भाई, इनको लगाया जाता है मार्च में, और जैसे जून की हम बात करें तो इनको मार्च एवं जून के मध्य में लगाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं रबी की फसल से और खरीफ की फसल से क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखना। अब हम प्रमुख फसल की जब बात करते हैं, देखो प्रमुख फसल की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन देखने को मिलेगा वह सोयाबीन का देखने को मिलेगा। सोयाबीन की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी है। भारत के कुल सोयाबीन के उत्पादन का 50 से 55% हिस्सा केवल मध्य प्रदेश में ही उत्पादन किया जाता है। ये चीजें आप याद रखना। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्ट हमारा निकल के आता है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि देश का जो है आप लोगों का 50 से 55% जो है उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा और सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। देखो सोयाबीन में हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है उज्जैन के अंतर्गत होता है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन जो प्लांट है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि एशिया का जो सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट है वो उज्जैन में है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में देखने को मिलेगा। सोयाबीन वायदा बाजार आप लोगों को इंदौर में देखने को मिलेगा। देखो सर्वाधिक उज्जैन में होता है आप लोगों का। एमपी में सबसे पहले जो खेती की गई थी सोयाबीन की वो देवास जिले में की गई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत डीप का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती के लिए जो जिले का चुनाव किया गया था, सबसे पहले वहाँ जो है कौन सा जिले था जहाँ पर सोयाबीन की खेती की गई थी, तो देवास जिले में की गई थी। हम बात करते हैं विश्व स्तर की, तो सबसे पहले जो खेती विश्व स्तर पर स्टार्ट की गई थी सोयाबीन की वह चीन के अंतर्गत की गई थी। देखो ये लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र की हमने बात कर ली है उज्जैन में। सोयाबीन बाजार की हमने बात कर ली है इंदौर में। सबसे पहले सोयाबीन की खेती देखो चीन के अंतर्गत की गई थी, ये भी हमने बात कर ली है। इसकी प्रजातियों की हम बात करें, सोयाबीन की जो फसलों की, सोयाबीन की जो बीज की प्रजाति होती है वो कौन कौन सी होती है, देखो अंकुर, अलंकार और गौरव, ये आप लोगों की प्रजातियां हैं। किसकी, सोयाबीन की प्रजातियां हैं। और ये सारे के सारे फैक्ट आपको एक जगह ही मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं गेहूं। प्रमुख फसलों की हम बात करेंगे तो आप प्रमुख फसलों में गेहूं की जब हम बात करते हैं तो देखो मालवा का जो पठार है, इसके पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था कि जो मालवा का हमारा पठार है मेरे दोस्तों, वहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है और मालवा के पठार को गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय गेहूं शोध, अंतरराष्ट्रीय जो है गेहूं शोध केंद्र कहां पर है आप लोगों का, खमरिया जबलपुर में। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गेहूं शोध केंद्र है वो आपका खमरिया जबलपुर के अंतर्गत है। वहीं हम राज्य स्तर पर गेहूं
शोध केंद्र की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर राज्य स्तर पर जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है मेरे दोस्तों, देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं शोध केंद्र की हमने खमरिया जबलपुर पे बात कर ली है। हम बात करते हैं राज्य में, तो राज्य में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका जो है तो पवारखेड़ा होशंगाबाद के अंतर्गत है। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रजातियों की, जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रजातियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। देखो GW 173, लोक 1, MP 4010, पूसा मंगल, सुधा और जो है आपका मालवा रत्न, ये सारी की सारी जो गेहूं की प्रजातियां हैं। तो हमने अभी सोयाबीन और गेहूं की चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य फसलों की बात करेंगे। आइए कुछ अन्य फसलों की हम बात करते हैं, प्रमुख फसलों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर धान की बात करते हैं, और धान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा कि भाई चावल, और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, आपके बालाघाट में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादन देखने को मिलेगा आपको जो है पूर्वी दक्षिणी भाग में आप लोगों को देखिए उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। जब भी मैंने आप लोगों को फसलों के हिसाब से भी जब आप लोगों को डायग्राम बनवाया था, वहाँ पर भी जो पूर्वी क्षेत्र था आप लोगों का, पूर्वी क्षेत्र जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो बघेलखंड का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर पूरा आप लोगों का चावल क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है पूर्वी दक्षिणी भाग में होता है। तो पूर्व की और दक्षिण की हम बात करते हैं तो फसलों के आधार पर मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया था, डायग्राम बनवाया था, उसमें आप लोगों को पूरा की पूरा भाई देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो धान की खेती है उसमें अग्रणी जो जिला है मेरे दोस्तों सभी को पता है बालाघाट है। इसकी प्रजाति की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रजाति आती है इसके अंतर्गत, देखो सहभागी है, दंतेश्वरी है, पूसा, सुगंध है और सह्याद्री, ये इसकी धान की खेती की धान की जो है प्रजातियां हैं। आगे बात करते हैं जो धान अनुसंधान केंद्र है मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है वो है आपका बड़वानी में, तो ये याद रखना। जब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखो मक्का की हम बात करते हैं तो आप लोगों को ये उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो इसे मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। अनाज की रानी को किसके नाम से जाना जाता है, मक्का को। उत्पादक जिले की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो उत्पादन देखने को मिलेगा आपको छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, और जो है सिवनी बैतूल में भी यहाँ पर इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। जो छिंदवाड़ा है जो 2018 के अंतर्गत देश का पहला मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि सर्वाधिक जो मक्का उत्पादन की जाती है छिंदवाड़ा जिले में की जाती है। इसे सिटी ऑफ कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका आता है, देखो 2018 में देश का पहला मक्का महोत्सव कहाँ बनाया गया था, तो छिंदवाड़ा में बनाया गया था। इसे सिटी ऑफ कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम चना की बात करते हैं। तो चना में देखो, चना में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में चना जो है एक महत्वपूर्ण फसल है। कौन कौन से उत्पादक जिले हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं उज्जैन, मंदसौर, नीमच और गुना, ये वाले क्षेत्र में, ये वाले जिले में आपको ज़्यादातर चने का उत्पादन देखने को मिलेगा, है ना। जब हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो दाल एवं खाद्यान्न पदार्थों के अंतर्गत इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इसकी प्रजाति की हम बात करते हैं चने की, तो देखो JK1 है, GK2 है और JG14, ये सारी प्रजातियाँ किसकी हैं, आपकी चना की हैं। गन्ना की हम बात करते हैं तो गन्ना बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि देखो गन्ना जो है, गन्ना से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई अभी गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जा रहा है, तो नरसिंहपुर एक ऐसा जिला है जहां पर मध्य प्रदेश का कुल गन्ना उत्पादन का 50% केवल नरसिंहपुर जिले से ही क्या किया जाता है, आप लोगों का उत्पादन किया जाता है। अभी नरसिंहपुर का जो गन्ना है उसको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भी जो है योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिसके साथ साथ नरसिंहपुर के तो गन्ना है ही सही, लेकिन दतिया में जो प्रजाति अभी गन्ने की उत्पादन की जा रही है उसको भी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पर जो है स्थान मिला है। हम देखते हैं, देखो नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है, साथ ही दतिया, छिंदवाड़ा और बैतूल में भी कहीं कहीं आप लोगों को गन्ना देखने को मिलेगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र की हम बात करते हैं तो वो आप लोगों का नरसिंहपुर जिले में, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वर्तमान में कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 50% केवल नरसिंहपुर जिले से ही क्या किया जाता है, आपका उत्पादन किया जाता है। कपास की हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है खंडवा, खरगोन, बड़वानी वाला जो निमाड़ का क्षेत्र है, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है आप लोगों का मेरे दोस्त, वो निमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। और जब मैंने फसलों के आधार पर आप लोगों को कृषि का विभाजन करवाया था तो नीचे मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो निमाड़ का क्षेत्र है यहाँ पर कपास ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण गेहूँ और कपास ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उत्पादन की जाती है। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि देखो कपास जो है, कपास की अगर अपन बात करें इसका वनस्पतिक नाम क्या है आपका,
गॉसिपियम है, जो कि मलवेसी कुल का एक पौधा होता है, उससे क्या किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है आपकी, सर्वाधिक जो मृदा है वह काली मृदा है जो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। मध्य प्रदेश का लगभग 75% कपास केवल निमाड़ क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। जितना भी कपास मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जा रहा है उसका 75% सिर्फ निमाड़ क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत खरगोन, खंडवा, बड़वानी वाला क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। कपास अनुसंधान केंद्र मेरे दोस्तों, कपास अनुसंधान केंद्र की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आप लोगों को खरगोन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। बड़वानी में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, धान अनुसंधान केंद्र है, लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र आप लोगों को खरगोन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने देखो प्रमुख फसलों की बात की है, चाहे वह फिर देखो चाहे हमारी सोयाबीन हो, गेहूं हो, चना हो, या फिर जो आप लोगों की मक्का हो, कपास हो, गन्ना हो, इन सभी चीज़ों की हमने यहाँ पर बात की है ना। यहाँ पर मैंने जैसे कि जो है प्रमुख फसलों की तो बात की है, लेकिन मैं प्रमुख आप लोगों को आईएमपी फैक्ट यहाँ पर लिखाना चाहता हूँ, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन अभी अपडेट मैंने किए हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी एग्जाम में, आगामी एग्जामों में बनेंगे। तो वो फैक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो कुछ आईएमपी फैक्ट हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो अपन बात करते हैं नरसिंहपुर जिले की जो भूमि है वह एशिया में सर्वाधिक उपजाऊ एवं कृषि की खेती के लिए जो है सबसे उपजाऊ मानी गई है एशिया में मेरे दोस्तों, है ना। नरसिंहपुर जो जिला है उसकी भूमि को एशिया में सबसे उपयुक्त माना गया है कृषि करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, देखो इंदौर में भारत की एकमात्र प्रथम जैविक इकाई स्थापित की जाएगी। तो जो प्रथम जैविक इकाई है देश की वह कहाँ पर स्थापित की जाएगी, आप लोगों की इंदौर में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ओपन किया गया था वह किया गया था आपका जबलपुर में। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग होता है वह कौन सी उर्वरक होती है, नाइट्रोजनीकृत जो आप लोगों की उर्वरक होती है वह सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय मेरे दोस्तों, हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय आप लोगों का मंदसौर के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं, देखो मध्य प्रदेश में जो पीली क्रांति हुई थी, मध्य प्रदेश में जो पीली क्रांति हुई थी उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है आप लोगों का सरसों से, सोयाबीन से और अलसी से। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में जो है आप लोगों का हरित क्रांति की कब हुई थी, भारत में हरित क्रांति 1966 और 1967 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक असर किस पर पड़ा था, गेहूं की खेती पर पड़ा था। ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है। और जो हमारे मध्य प्रदेश के जो हम जब हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलाग हैं। जनक याद रखना, जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन से हैं आपके, नॉर्मन बोरलाग है ना। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ये याद रखना है ना। तो ये जो 3 फैक्ट मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताए हैं हरित क्रांति से संबंधित वो भी याद रखना। 1966 में और 67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके जनक हैं आपके नॉर्मन बोरलाग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। वहीं पर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक असर गेहूं की खेती पर देखा गया था। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा जिले के अंतर्गत है। जैविक अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो वो आपका मंडला जिले के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1969 के अंतर्गत की गई थी। मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, जो है कवर किया है। चाहे वह हमारे कृषि के विभाजन की बात हो या आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की बात हो या मौसम के आधार पर कृषियों को बांटना हो या जलवायु के आधार पर बांटा हो या फिर फसलों के आधार पर बांटा हो या फिर हमने जो है आप लोगों का कृषि विभाग के अंतर्गत बांटा हो, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। और साथ ही हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को भी कवर किया है। यहाँ पर हमने ये भी बात की है कि जो है एक्स्ट्रा फैक्ट की भी हमने बात की है, कुछ आईएमपी फैक्ट की भी बात की है। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को देखो विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कृषि से संबंधित। जैसे अनुसंधान केंद्रों की हम बात करें तो वो इसमें मैंने है ना थोड़ा सा इंक्लूड नहीं किए, उसकी क्लास में अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चूँकि ये थोड़ा सा क्लासेस लेंदी हो रही है तो इसका थोड़ा सा जो पोर्शन बचा हुआ है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा काम की है ना। इसलिए इसके संग्रह को आप अपने पास रखना नोट्स बनाकर। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले जो है क्लास में, हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। और आप संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और धन्यवाद।